ओके। तो आज के वेबिनार के टॉपिक की तरफ जाने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि आसान अल्फाज में मैं ये कह सकती हूँ कि आप किस तरह अमेरिका जा सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। आज हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इस बात पे ज़ोर देंगे और देखेंगे कि मतलब किस तरह हम जा सकते हैं। ऐसी क्या बात है ऐसी स्कॉलरशिप में कि हम ₹1 भी हमें खर्च ना करना पड़े और हम अमेरिका जाके पढ़ के वापस भी आ जाएँ। हर कोई चाहता है ना कि वो अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छी जगह पे जाके पढ़े। तो उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएँ और इतनी आपके पास स्किल्स हों कि आप सिलेक्ट हो जाएँ। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपका एप्लीकेशन वो लोग पढ़ें, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हों कि वाक़ई बंदा तो बहुत अच्छा है, इसने तो बहुत कुछ काम ऐसे किए हुए हैं, ये तो बहुत यूनिक है सबसे। तो जब आप मेहनत करते हैं ना अपने लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा आप ही को होता है। आप इंटरनेशनली ग्रो करते हैं जब आप जैसे हैकाथॉन का अभी सर कासिद ने ज़िक्र किया कि हैकाथॉन्स में जाने का मकसद ही यही होता है कि हम जो जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं उनके साथ काम करें और उनसे सीखें। हम जाते ही सीखने के लिए हैं। तो विन करना ना करना वो अलग बात होती है, लेकिन हम चाह रहे होते हैं हम कुछ ना कुछ उनसे सीख लें, ठीक है? तो जब आप कुछ सीख लेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सब सीख जाएँगे तो आपका सीवी इतना शानदार होगा कि वो सीवी खुद बोल के कह रहा होगा, इसको जॉब पे रख लो या फिर इसको स्कॉलरशिप दे दो, ये वाक़ई डिज़र्व्ड है। ये डिज़र्व करता है कि इसको स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है, तो iCode गुरु सारी ये करियर सर्विसेज़ का चैनल जो है वो इसीलिए क्रिएट किया गया है कि सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है जो कि स्टूडेंट को चाहिए होती है। उसके करियर में, उसके फ्यूचर में काम आती है। तो एक नहीं हमें एक स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर नहीं होना, हमें हर स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर होना है। उसके लिए हमें हर तरह की स्किल्स आनी चाहिए हमारे पास जो कि iCode गुरु प्रोवाइड कर रहा है और आपको वो करनी है। हर एक के लिए ज़रूरी है। अब एक बंदा ऐसा है कि वो उसको स्कॉलरशिप का पता चलता है, वो कहता है अच्छा ठीक है, ये क्राइटेरिया है, मुझे ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर कोई स्कॉलरशिप आ जाती है, वो कहता है अच्छा ये क्राइटेरिया है, मैं फिर प्रिपरेशन करने बैठता हूँ। तो एक बंदा है कि हर स्कॉलरशिप के लिए अलग-अलग चीज़ें प्रिपेयर कर रहा है, फिर से तैयारियाँ शुरू कर रहा है। तो वो बंदा ज़्यादा बेहतर है या वो बेहतर है जो अपने आप को उसने हर तरह से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ठीक है? तो वो बंदा ज़्यादा बेहतर है या वो जो कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, उसके पास सारी स्किल्स हों, वो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठा हो। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो वो कहे कि ठीक है, ओके वी शुड अप्लाई फॉर इट कि हमें करना चाहिए इसके लिए अप्लाई क्योंकि मुझे तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मेंशन है, मैंने तो ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। मुझे तो तैयारी की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट मोटी-मोटी चीज़ें देखनी होंगी और मैं रेडी हूँ। तो अपने आप को हमने इस तरह से बनाना है। तो इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप आएँगी तो हमें करना ये होगा कि हमें एक स्कॉलरशिप के ऊपर स्टक नहीं हो जाना। अच्छा यूग्रेड क्या होता है? सबसे पहले तो यूग्रेड के बारे में हम जानते हैं कि यूग्रेड क्या है? ये ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी कि सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है कि एक मुल्क के बच्चे दूसरे मुल्क में जाते हैं और अपने सेमेस्टर को एक्सचेंज करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में वो अभी एनरोल हैं, जिस यूनिवर्सिटी में वो जिस सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं, उनका वो सेमेस्टर वहाँ की यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर से एक्सचेंज होता है। और वहाँ पे वो पढ़ते हैं 1 सेमेस्टर के लिए सिर्फ़ और फिर वापस आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जो उनका होता है फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में। तो यूग्रेड अ, ये स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करता है कि फुली फंडेड है। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता उनको। अ, ओके। अच्छा यूग्रेड क्या है कि ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसमें आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं लाइक हायर स्टडीज़ ही होती है ना बीएस के लिए। एक इंटरमीडिएट के लेवल से निकल के आप जाते हैं और आपकी जो प्रोफ़ेशनल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। आप कल्चर्स एक्सचेंज करते हैं, न्यू-न्यू कल्चर्स एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान है, हम मुस्लिम्स हैं और नॉन मुस्लिम्स हैं। वो जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके कल्चर्स हमसे बहुत डिफरेंट हैं, उनके ट्रेडिशंस मुख्तलिफ हैं, उनके बाकी रिलिजन हमसे बहुत डिफरेंट है। तो हमें उनके बारे में और उन्हें हमारे बारे में जानने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। हमें पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि नॉन मुस्लिम हैं तो हम क्यों जानें उनके बारे में, ऐसा नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि हर जो कंट्री है, उनके रहने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से क्या-क्या कुछ करते होते हैं। तो उनको हमारे बारे में पता चलता है, हमें उनके बारे में पता चल जाता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है। सही है। और इसमें सीट्स जो होती हैं वो पाकिस्तान के लिए कितनी होती हैं, हर साल मैक्सिमम 30,000 एप्लीकेंट्स होते हैं अप्लाई करने वाले और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है ना तो सिलेक्ट सिर्फ़ 500 होते हैं, सिर्फ़ 500। तो जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनकी में भी ना उनकी वो कैटेगरीज़ बना लेते हैं, उनको हाफ़-हाफ़ कर देते हैं।
250 एक तरफ और 250 एक तरफ। अब उनका वो करते क्या है, आधों को वो फॉल सेमेस्टर के लिए चूज कर लेते हैं, आधों को स्प्रिंग के लिए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी 2 बार एडमिशन होते हैं ना, फॉल सेमेस्टर और स्प्रिंग सीजन कह सकते हैं। तो इसी तरह ये होता है, हर साल होता है। यू ग्रेड अप्लाई करते हैं लोग, जाते भी हैं, काफी लोग गए हुए भी हुए हैं अभी तक, और अभी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज हो गई हैं। अच्छा, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं? आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन अपने फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट करना होता है आपने। हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना होता है जो कि ऑनलाइन ही होता है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी में जो आपने रिसेंटली जो सेमेस्टर किया होता है ना कंप्लीट, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपकी फोटोकॉपीज, ट्रांसक्रिप्ट्स की सारी, ये सब कुछ, डिग्री जो आपकी होती है आपके उसके बारे में सारा कुछ, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटी से आप लें और उसको सबमिट कर दें। अटेस्टेड होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स। और अभी आपको ये भी बताएंगे हम एसओपी राइटिंग क्या होती है, और आपको किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में एसओपी को राइट करना है, क्या चीजें आपने करनी है और क्या चीजें आपने नहीं करनी। नोटिस में है कि ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट विल रिक्वायर प्रोवाइड रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर, अब देखें, हम अपने टीचर से रेफरेंस लेटर ले सकते हैं, हम उन लोगों से रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। रेफरेंस लेटर मींस कि इस तरह से होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस तरह रेफर करता है ना कोई बंदा किसी को, कि जैसे गवाही होती है कि ये बंदा वाकई स्किलफुल है, अच्छा है, पढ़ने वाला है, लायक है, तो इस तरह की बातें होती हैं उसमें। और बेहतर यही होता है कि आप अपने मेंटर या अपने टीचर से लें। यूनिवर्सिटी में अगर आप के किसी टीचर के फेवरेट हैं तो वो आपको लिख के दे तो वो बेस्ट होता है। और एनओसी आपका रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि आप एक शहर से दूसरे शहर अगर आप लोग शिफ्ट हो रहे हो तो आपको यूनी चेंज करना पड़ती है, कैंपस चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए एनओसी फिर रिक्वायर्ड होती है। कि तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो उसके लिए भी एनओसी रिक्वायर्ड होगी। तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने किस तरह से फिल करना होता है। अभी जब मैम, हम मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये हैकाथॉन, ये जो कितने रेफरेंस लेटर चाहिए इसके लिए मिनिमम? सर मैक्सिमम 2 या 3। 2 या 3? तो ये मस्ट है कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हों या वो हम हैकाथॉन्स के मेंटर से भी ले सकते हैं? वो सर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जरूरी नहीं है तो फिर बेहतर ये है कि हैकाथॉन के मेंटर से लें, इंटरनेशनल लोगों से लें, ताकि आपको क्या उन्हें आइडिया हो कि अच्छा इंटरनेशनली भी ये बंदा इस लेवल पे है। वो तो फिर बहुत जबरदस्त हो जाए। तो अगर आपको हैकाथॉन का मेंटर या हैकाथॉन का कोई कुलीग लेटर देता है जो आपका टीम बड़ी था, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा, और जब वो बात करेगा तो उसकी वेटेज ज्यादा होगी। तो इसलिए बिल्कुल। कोशिश करेंगे लोग हैकाथॉन्स में जाएं और वहां से लेटर लेके आएं। ओके ओके सर। अच्छा, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन बाकी जितनी भी होगी वो हम लास्ट पे ले लेंगे। इसको पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो आपके पास फॉर्म होता है ना, उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। एक उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं कि सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी लेते हैं, आपकी एकेडमिक इन्फो होती है उसमें, और सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें। मैं अभी बताऊंगी कि इसमें आपने करना क्या-क्या फिल है। लेकिन अभी हम अप्लाई नहीं करें क्योंकि एप्लीकेशंस तो क्लोज हो गई हैं। जब हम इसके लिए अप्लाई करवाएंगे तो बाकायदा हम करके भी दिखाएंगे आपने यहाँ पे क्या-क्या कुछ लिखना है, क्या-क्या कुछ नहीं लिखना। तो अभी इसको ज़ुबानी-ज़ुबानी समझ लेते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट जिसको हम एसओपी भी कहते हैं, वो सबसे मेन पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर उसमें आप गड़बड़ी करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी यूनिवर्सिटी से लेने हैं आपने वो, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर देते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो आपसे पूछते हैं आपका नेम, आपका फादर नेम्स या एनआईसी वगैरह, और आपके नेम के स्पेलिंग आपने बहुत ध्यान से लिखने हैं, वो लिखने हैं जो आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है। और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस वगैरह वो पूछते हैं, तो आपने वो उसमें ऐड कर देना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में वो आपसे पूछते हैं कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया, क्योंकि तो आप अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है ना, अभी आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो आपका इंटरमीडिएट ही काउंट होता है, लास्ट डिग्री जो आपकी होती है। वो पूछते हैं कि आपने वो कहाँ से किया, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, और आप अभी करंटली किस यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं या किस कॉलेज में हैं, वो आपने वहाँ पे बताना होता है। और आप कौन-कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको आती हैं, ठीक है? वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एकेडमिक इन्फो में आ जाती है। उसके बाद अगर वो आपको कहते हैं आफ्टर सिलेक्शन कि आप आइल्स करें या टोफिल का एग्ज़ाम जीआरई दें, इस तरह के कुछ भी वो कहते हैं, तो उसके लिए भी परेशानी वाली बात नहीं है, आईकोट गुरु वो भी करवाता है। ठीक है, तो अगर वो आपको बोले तब आपने करना है, अदरवाइज़ उसको करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए बोलनी, नहीं भी आती तो iQuid गुरु सिखा देगा, नो प्रॉब्लम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका आ जाता है कि अगर आप पहले कभी यूएस गए हो या आपके पास कोई वीज़ा हो, पहले आपने किसी यूएस ना भी सही, किसी भी इंटरनेशनल जगह पे आप गए हो, तो आपने वहाँ पे लिखना होता है। तो अगर आप नहीं गए तो सिंपली आप एनए कर दें कि मैं नहीं गया कभी भी। तो उसके बाद नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी में कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन हो रहा है या फिर हम जैसे नॉन एकेडमिक में हैकाथॉन्स को भी ले लेते हैं, हम कोडिंग कॉम्पिटिशन को लेते हैं। हम किसी कम्युनिटी में वर्क कर रहे हों एज़ अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हों, ठीक है? तो वो भी आपका इन एक्टिविटीज़ में आता है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप उसको मेंशन करें, ठीक है? ये प्लस पॉइंट होता है आपके लिए कि बच्चा जो है वो किताबों से हट के भी बाकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो ज़हीन भी होगा। अच्छा, एसओपी में ये होता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं और क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो आपका ये जो क्यों का रीज़न होना चाहिए ना, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपने बताना होता है और यूएस आप क्यों जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताना होता है, बाकी आपके सारे वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एसओपी की बात कर लेते हैं जो कि मेन पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का। इसमें आपने करना ये है कि आपने प्लेजरिज्म नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपकी एक फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, वो भी यूग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा है और आपके दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म सेम हो गए, तो दोनों ही घर बैठेंगे, कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि प्लेजरिज्म हो गई ना। एक एक का कसूर होगा तो दोनों ही भुगतेंगे। इसलिए दोनों में से किसी ने भी ऐसा काम नहीं करना। किसी का भी कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है। सारी बातें वो लिखनी है जो आपकी हों, जो आपको आती हों, सारी स्किल्स भी वही मेंशन करनी है। तो आप बेहतर तरीका ये है कि आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से हेल्प लें। उनको दिखाएँ, जब आप लिखना है ना रफ राइट कर लें, तो उनको दिखाएँ कि सर इस तरह से है, ये सही है क्या? मुझे ये सब चीज़ें लिख देनी चाहिए। तो वो ओके कर दें, तब आप इसको राइट कर दें वहाँ पे। सिंपल इंग्लिश हो, ज़्यादा कोई आपने इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाने कि बहुत मुश्किल इंग्लिश हो जाए, सिंपल जितनी आपको आती है उतनी लिख दें। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे वो ये पूछते हैं एक पार्ट में कि हाउ यू कैन से यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। किस तरह से आप दूसरों से डिफरेंट हैं, किस तरह से आप दूसरों से यूनिक हैं और आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए? यानी आपके अंदर ऐसी क्या यूनिक बात है कि आपको सिलेक्ट किया जाए? दोबारा यही कहूँगी, हैकाथॉन आपको यूनिक बनाता है, आपकी आर्टिकल राइटिंग आपको यूनिक बनाती है, कोडिंग कॉम्पिटिशन में इंटरनेशनल लोगों से कनेक्शन आपको यूनिक बनाता है, सही? तो एसओपी आपकी बेहतर हो सकती है, बल्कि बेहतरीन हो सकती है इन चीज़ों को मेंशन करने से, ठीक है? देन वो आपसे आपकी क्वालिटीज़ का पूछता है, तो अगर आप किसी भी टीम में एज़ अ लीडर काम कर रहे हो, आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ मेंशन करनी है। जैसे कि मैं iQuid ग्रुप पे यूग्रेड को लीड कर रही हूँ, तो अगर मैं अप्लाई करूँगी, तो मैं ये मेंशन करूँगी कि मैं लीड कर रही हूँ किसको? यूग्रेड को। जिस प्लेटफ़ॉर्म पे कर रही हूँ, वो मेंशन करूँगी, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत बेहतरीन होती हैं कि आप वो मेंशन करें। अगर आप किसी इवेंट में लीड नहीं कर रहे, एज़ अ मेंबर काम कर रहे हैं, तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद कल्चर की बात करते हैं, कल्चर एक्सचेंज होते हैं आपके, वो पूछते हैं आप कैसे एम्बेसडर होंगे, किस तरह से आप अपने कल्चर को कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, तो उसका भी एक छोटा-सा फंक्शन होता है और उसमें भी हर एक मुल्क के बच्चे जितने भी होते हैं वहाँ पे, वो अपने-अपने मुल्क के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है? और उसको शो करवा रहे होते हैं कि हमारा मुल्क ऐसा है, अच्छाइयाँ कह रहे होते हैं, बुराई कभी भी नहीं करनी अपने मुल्क के वहाँ जाके, ठीक है? पहले भी नहीं करनी, बाद में भी नहीं करनी और कभी भी झूठ नहीं बोलना। अब जो चीज़ें नहीं करनी वो बता रही हूँ, एक तो बुराई नहीं करनी मुल्क की, एक तो कभी झूठ नहीं बोलना। अब जब आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें करेंगे ना, तो आप अपने मुल्क को प्रेज़ेंट कर रहे होंगे, तो अब करेंगे तो आप अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट वहाँ भी जाके और झूठ बोल के भी, तो दोनों काम में हो रिप्रेज़ेंट ही रहा है, लेकिन एक अच्छे अल्फ़ाज़ में और एक बुरे अल्फ़ाज़ में। तो करना यही है कि हम उन्हें बताएँ कि वाक़ई हम बहुत अच्छे हैं, हमारा मुल्क भी अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तानियों को लोग इतना लिफ्ट ही नहीं कराते, अक्सर देखा जाता है ना। तो आप लोगों ने अब बताना है, प्रूव करना है कि हम अच्छे हैं बहुत। तो अपनी सारी अचीवमेंट्स को आप इस तरह से लिखें कि लगे एक्चुअली यू केयर अबाउट योर कम्युनिटी, आपको वाक़ई अपनी कम्युनिटी की बहुत केयर है। आप ये सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए नहीं कर रहे सब कुछ, ठीक है? आप बाकी लोगों के लिए भी बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। दोबारा कह रही हूँ झूठ नहीं बोलना और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन्स होंगे उनकी रेलेवेंसी होनी चाहिए यानी कि आप जो कुछ आपसे माँगे वो पूछने के लिए रेलेवेंसी होनी चाहिए यानी कि टू द पॉइंट बात करनी है। ये नहीं कि वो कुछ और पूछ रहे हो और आप कुछ और बता रहे हो, तो वो भी फिर इस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ तक अभी समझ आई है किसी को तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। समझ आ गई। ठीक।
सही है। तो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, बाकी कंट्रीज के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या बाकी टीचर्स होते हैं उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है इंटरनेशनल लोगों के साथ। और ये होता है कि आप अपनी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को शेयर करते हैं। ठीक है, आपको अमेरिकन वीजा जो है वो मिल जाता है आसानी से, वैसे मिलता नहीं है बट मिल जाता है यू ग्रेड पे जाने से। फ्री आपको यूएस टूर वो देते हैं, और आपको फुली फंडेड, यानी फुली फंडेड मीन्स के आपको घर से लेके वहां जाने तक और वहां से वापस आने तक कुछ भी आपको देना नहीं पड़ता, वो सब आपके जितने भी अखराज हैं वो सारे वो उठाते हैं। ठीक है, आपका जो सोशल नेटवर्क है वो इनहेंस होता है, आपके फ्रेंड सर्कल्स में इंटरनेशनल लोग ऐड हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सही है, टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। तो ये मोस्टली इसके जो एप्लीकेशन है ना वो ओपन होती हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए सितंबर से अक्टूबर में, अभी तो क्लोज होगी है। तो इसका मार्च या अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है, और जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं ना उनको वो कॉल करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉल करती है और बताती है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, आप सिलेक्ट हो गए हैं, कंग्रेचुलेशंस, और इस तरह की सारी बातें बताते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आ जाता है कि आप कौन-कौन लोग जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तो आपका कोई जानने वाला, मीन्स कि आपका कोई रिश्तेदार हो और वहाँ पे रह रहा हो यूएस में, या आपके पेरेंट्स रह रहे हों, आपके बच्चे रह रहे हों, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड रह रहे हों। तो इस तरह की कोई भी आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हों, या आप पहले ही यूएस जाके रह के आ चुके हों, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि हम नहीं गए और वाक़ई हम गए हुए हों, तो उनको पता चल जाता है, उनको सब कुछ पता चल जाता है, तो इसलिए सब कुछ सच-सच लिखना है। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं यूनिवर्सिटी के तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फाइनल ईयर से पहले-पहले, यानी कि 6-7 सेमेस्टर से हमें पहले-पहले अप्लाई करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हो, आपकी जो एज है वो 25 या 25 बिलो होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगी तब भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और आप जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं, किस कम्युनिटी में एनरोल हैं, किस कॉलेज में एनरोल हैं, वो आपने बताना होता है। यानी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, ठीक है? और या आपकी जो 14 टू 15 फॉर्मल एजुकेशन है, 3rd सेमेस्टर में है, 4th में है, 5th में है। अगर आप बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, 5 इयर्स का कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ़ सीएस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी, आर्ट्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं अभी दुनिया में, ये सब के लिए है, बट शर्त ये है कि वो 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में हो, ठीक है? अगर वो 5 इयर्स का कर रहे हैं तो वो 5th सेमेस्टर में भी चलेगा, कर सकते हैं। सारी बाकी जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं कि क्या-क्या आपको चाहिए होंगी उसके लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अ, इसके अलावा आईकोड गुरु आपको प्रोवाइड करता है ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें। करियर सर्विसेज़, सॉरी, उसमें हम सेशंस करते हैं 9 उस पे होता है सैटरडे को 5 पीएम पे। तो वो आपने अटेंड करना होता है, उसमें हम सिखा रहे होते हैं कैसे एसओपी राइट करते हैं, कैसे सीवी को आप अपनी बेहतर बना सकते हैं, बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। किस तरह से आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या करते हैं, उसको पब्लिश कहाँ करना है, उससे क्या-क्या फ़ायदे होंगे, क्या लिखना है। इसमें सितंबर और अक्टूबर में अप्लाई कर सकते हैं? जी, जब मतलब है कि अप्लाई तब तक करवाएँगे तो हम प्रॉपर अप्लाई करवाएँगे आपको। तो अब इसके अलावा भी आई गेस मास्टर्स वगैरह के लिए भी सर वो आ जाते हैं ना स्कॉलरशिप्स, उनके बारे में भी थोड़ा सा अगर गाइड, ये उनके लिए क्या स्कॉलरशिप, चांसेस है? हाँ, इसका नाम ही यू ग्रेड है, ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, मास्टर वगैरह के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जी सर, तो उनके लिए क्या है, जैसे कि अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो सर तो हाँ, तो हम इनसे बेहतर चीजों में अप्लाई करेंगे ना। आप अपने आप को तैयार करें, आप क्या कहते हैं, पूरे मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दें या पीएचडी के लिए अमेरिका में अप्लाई कर दें। ठीक है सर, ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू सर। तो ये दिस इज जस्ट अ इंटरमीडिएट स्टेप ड्यूरिंग अंडरग्रेड। अगर हो जाता अच्छी बात है, नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है। हमारा आपने अपना प्रोफाइल बेहतर करते रहना है। दैट, तो हमारी इस टॉक का भी पर्पस यही है कि ये टॉक हम अभी क्यों कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन डेट भी नहीं आई, इसीलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो अभी से ही अपने प्रोफाइल पे काम शुरू कर दें। आई कोड गुरु के साथ करें या बेशक खुद करें, लेकिन अभी से काम शुरू करें। और
खुद सोचें कि अगर किसी बंदे ने कि ये जो चीज मैंने की है, क्या इससे मुझे कोई प्रूफ है कि मैं अच्छा हुआ हूँ? कि यूडेमी पे कोर्सेज लेने का ये मतलब नहीं है कि ये बंदा टेक्निकली अच्छा हो गया। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि अच्छा होने का प्रूफ क्या है और अच्छा होने का रास्ता क्या है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक ये 3rd और 4th सेमेस्टर वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अलावा क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है? इसके बाद अलावा ये है कि आप जो एज है आपकी वो 25 बिलो हो, आप पाकिस्तानी सिटीजन हो और किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हो, कॉलेज में इनरोल हो। सेकंड पे मैंने आपको पहले भी कहा, हमने स्टक नहीं होना। हमने हर स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, जो करियर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें मैं ही सिखा रही होंगी सब कुछ। तो आपने वो अटेंड करना है, वो आप लोगों को अटेंड करना चाहिए ताकि हम हर स्कॉलरशिप के लिए रेडी रहें। यू ग्रेड ना सही और सही टेक्निकली अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो फिर तो थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरशिप आते हैं दुनिया में हर साल। ये हर लेवल पे आते हैं, अंडर ग्रेड, मास्टर, पीएचडी, पोस्ट डॉक के बाद भी आते रहते हैं विजिटिंग स्कॉलरशिप्स। तो इट इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। द पॉइंट इज कि क्या मेरा सीवी इस काबिल है कि अगला बंदा ये समझे कि यार वाकई ही इज गुड, ही इज बेटर देन अदर्स। दैट इज द पॉइंट। ये मेरा क्वेश्चन है वीजा टाइप सर, ये मे बी मैम मुझसे आपको चेक करके दे सकती हैं। ये हो सकता है F1 वीजा, हो सकता है कोई और। जो वीजा बेसिकली वो टिपिकली इस चीज के यूज होता है जे वीजा, ठीक है। और ये जो सेमेस्टर की रेस्ट्रिक्शन है ना कि आपका ये जो जैसे हम कह रहे हैं कि फाइनल ईयर वाले नहीं कर, फाइनल सेमेस्टर वाले नहीं कर सकते और सिर्फ ये लाइक 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के लोग, उसकी रीजन भी ये वीजा है। जब आप जे वीजे के ऊपर यूएस आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है कि आपने वापस जाना होता है, जैसे इस प्रोग्राम में शुरू में क्लियर कहा गया। दूसरी फिर एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आप एक दफा यूएस में आ गया ना उस जे वीजे के ऊपर, तो आप 2 साल के लिए दोबारा यूएस में नहीं आ सकते, ठीक है। वो अदरवाइज आप अगेन किसी भी वीजा कट के बैन हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि ये किस सेमेस्टर के लिए है कि 4th 5th वाले सेमेस्टर के लिए लोग अप्लाई करें, वो यूएस में आए, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो वापस जाए, ताकि जब तक वो ग्रेजुएट करें, अगर दोबारा आना चाहते हैं ना तो उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन ना रहे, ठीक है ना, उनका टाइम वो पास हो चुका हो। तो इस वजह से थोड़ा सा अब लोगों को अपरेंटली पता नहीं चलता क्या वजह हो रही है, लेकिन लॉजिक बेसिकली ये है पीछे, ठीक है। कि आप लोग इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं वो बाद में दोबारा एमएस के लिए भी आना चाहें तो उनको कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे वीजा की वजह से। चाहे आप एक दिन के लिए आए, जो भी, अगर आपने जे वीजा ले लिया है तो उसके आप 2 साल बाद यूएस में नहीं आ सकते किसी भी वीजा के ऊपर। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है, सर कलीम अनवर डायरेक्टर हैं यहाँ सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में। तो ही लीड्स अवर वेबिनार सेशंस। तो थैंक यू सर फॉर फिलिंग अस विद दिस इंफॉर्मेशन कि जो लोग जे वीजा पे आते हैं वो दोबारा 2 साल के लिए फिर यूएस नहीं आते। जब आप जे वीजा पे आते हैं आपको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मिलता है, आपको यहाँ पे सारे बेसिकली लाइक ए नॉर्मल पर्सन जो है ना वो आपका सारा सेटअप हो जाता है। जब आप वापस भी चले जाते हैं ना, ठीक है ना, तो आपकी वो चीजें खत्म नहीं हो जाती। उसका मतलब यह है कि लेट्स से कि आप यहाँ से अंडरग्रेड का ये एक सेमेस्टर करके चले जाते हैं, बाद में आप फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा मसला होता है, बाद लोगों को कैसे पेमेंट चाहनी है कैसे नहीं। आप एक दफा होकर चले गए, यू आर लाइक ए यूएस पर्सन। आप पाकिस्तान में बैठे भी एज ए यूएस पर्सन काम कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे भी एज ए यूएस पर्सन जॉब अप्लाई करने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए ये एक बहुत यूजफुल प्रोग्राम है जिसको आपको ट्राई करनी चाहिए कि एक्सप्लोर करें और इसमें अप्लाई करें, ठीक है। और आईकोड गुरु आपको इस सारे सिस्टम में हेल्प कर रहा है और फ्री सारी हेल्प मिल रही है आपको, हर पॉइंट के ऊपर गाइडेंस मिल रही है। तो मेरा ख्याल कि जो भी पर्सन इसके एलिजिबल है उसको इसे मिस करना चाहिए। लीस्ट जो आपको इससे फायदा होगा, जो मिनिमम फायदा है, और ये बात यहाँ पे जैसे मेरे साथ कोलीग्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो जैसे यूनिवर्सिटी में जाना है ना, यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं 9th या 10th ईयर से ऊपर जो ऐसे पे लिखना ऐसे करना ये काम शुरू कर देते हैं। मिनिमम बेनिफिट अगर आप ना भी यहाँ पे आप जाएंगे ना, आपको ये फायदा होगा, आपका पूरा जो प्रोसेस है वही प्रोसेस जो बाद में एमएस के लिए यूज होना है, जो पीएचडी के लिए यूज होना है, कि कैसे एसओपी लिखना है, कैसे आपने प्रोफेसर से या आपने जो दूसरे मेंटर्स हैं उनसे लेटर लेना है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है, वो आप उस सारे प्रोसेस से एक दफा गुजर जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको आगे जो है ना, अगर इसमें नहीं भी आप होते, आपको एमएस के लिए पीएचडी के लिए बहुत आसानी रहेगी। इससे इसमें अप्लाई करना मिस ना करें। बाकी सिलेक्ट होना ना होना उसमें बहुत सारे फैक्टर अल्लाह के हाथ में हो सारा।